पहले ग्रीवेंस कमेटी में आपका नाम था, लेकिन जी। अभी हटा दिया गया। राजनीतिक कारणों से ऐसी दिक्कत मुझे आई। अब बिल्कुल होगी, जहाँ जहाँ हमारे फायर स्टेशन नहीं है कोई भी इंडस्ट्रियल टाउनशिप पे या जो कस्बे है, हम उसमें प्रोग्राम बना के, जैसे पटौदी भी है, फरूखनगर भी है, कनीना भी, इन सब में हम फायर स्टेशन लगाने जा रहे हैं। हेमू बकाल जी ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, राव तुलाराम जी ने लड़ाई लड़ी, और इस अहिरवाल के बहुत से लोगों ने सिसूल की लड़ाई हो, चाहे कोई भी आजादी की और आजादी के बाद की लड़ाई हो, इस हरियाणा के और दक्षिण हरियाणा के खास तौर से नौजवानों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, तभी आजादी मिली और आजादी बरकरार रह पाई। कि हिंदुस्तान में 140 करोड़ से ऊपर आदमी, और आज भी हम विश्व शक्ति नहीं बन सकते, तो कब बनेंगे? लेकिन विश्व शक्ति बनने के लिए अकेला किसानों पर आधारित देश नहीं रह सकता। दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, वो कृषि आधारित नहीं है। साथियों, कितनी शक्तियां हैं, वो सब टेक्नोलॉजी के आधार पर, उद्योगों के आधार पर दुनिया में हुकूमत करती है। दिमाग हिंदुस्तान का, अमेरिका में आप जाओगे तो 40 से 50% हिंदुस्तान का साइंटिस्ट, हिंदुस्तान का डॉक्टर, हिंदुस्तान का इंजीनियर है। यदि यही शक्तियां हमारे देश में काम करे तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि आने वाले इन सालों में 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। कि हम आने वाली से 1 तारीख को इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च कर रहे हैं। और साथियों, इसलिए नहीं कि मैं उद्योग मंत्री हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1 तारीख को लॉन्च होगी, वो हिंदुस्तान के सब प्रदेशों से अच्छी पॉलिसी आई है। कि भाई, हम जमींदारों को जमीन की जो कीमत ना लेना चाहे, जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप में अपना हिस्सा रखना चाहे, आधी जमीन उस जमींदार की और आधी जमीन सरकार की, कि जो डेवलपमेंट का खर्चा है वो आएगा, वो हम उससे वसूल कर सके। वो जमीन 40,000 रुपए गज बिके, 50,000 रुपए गज बिके, चाहे 20,000 रुपए गज बिके, उतने ही जमींदार का भी हक होगा। टाउनशिप के लिए, आईएमटी के लिए 1500 एकड़ जमीन अनिवार्य है कि 1500 एकड़ में से कम आईएमटी नहीं बनती। लेकिन मेरे को यकीन है, पॉलिसी देखकर, लोगों के विचार देखकर, कि यह हरियाणा की सबसे बड़ी पॉलिसी मैं लागू करूंगा, तकरीबन 8-10 हजार एकड़। और इस पंचवर्षीय योजना में हरियाणा में तकरीबन 5 लाख करोड़ का निवेश आने की संभावना है। उस 5 लाख करोड़ में 1 लाख करोड़ मेरी इच्छा है इस रेवाड़ी के इंडस्ट्रियल टाउनशिप में भी जो हम बढ़ाने जा रहे हैं। मरने से पहले मिट गए हुब्बे वतन पे जो, और बादे फना रहेगा जिंदे जावेद उनका नाम। तो वो उन्होंने किस तरह से जिया होगा इस देश को आजाद कराने के लिए, और किन किन परिस्थितियों से वो गुजरे होंगे, ये आज ये प्रदर्शनी लगेगी तो रेवाड़ी की जनता को भी उसका जरूर एहसास होगा अगर हम किन वंशजों की औलाद हैं। उद्योग, पर्यावरण एवं वन मंत्री राव नरवीर सिंह आज 28 मई को रेवाड़ी पहुंचे। उन्होंने वीर सावरकर उद्यान में पहुंचकर अखंड भारतवर्ष द्वार की आधारशिला रखी। इस अवसर पर विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अशोक सोमानी ने की। अशोक सोमानी जाने माने उद्यमी हैं। और हम आपको ये बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन वीर सावरकर उद्यान विकास समिति की ओर से किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष हैं रिपुदमन गुप्ता। आप वीडियो के अंत में उनकी बात भी सुनेंगे। और दूसरे आयोजक का नाम है अखिल भारतीय वीर सावरकर विचार मंच की ओर से किया गया। दोनों का संयुक्त आयोजन था। वीर सावरकर विचार मंच के संयोजक श्रीनिवास शास्त्री से भी हमने बात की। वीडियो के अंत में आप दोनों को सुन सकेंगे, श्रीनिवास शर्मा शास्त्री को भी और रिपुदमन गुप्ता को भी। पहले सुनते हैं राव नरवीर सिंह की बात। राव नरवीर सिंह ने बड़ी बात कही पहले अपने भाषण में, और इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उनका साफ कहना था कि विकास के लिए उद्योग जरूरी है, उद्योगों के लिए ज़मीन जरूरी है। सरकार ने नई नीति बनाई है, इसका लाभ किसानों को भी मिलेगा और इससे पालावास सहित प्रदेश में जो अन्य आईएमटी विकसित करनी है उनके विकसित होने का मार्ग प्रशस्त होगा। आइए सुनते हैं पहले राव नरवीर सिंह ने पत्रकार से क्या कुछ कहा, वह बात सुनते हैं उनकी। इसके बाद उनका भाषण सुनते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर वीर सावरकर विचार मंच और वीर सावरकर उद्यान विकास समिति की ओर से जो आयोजन किया गया उसकी तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देखते रहिए। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस अवसर पर यहाँ उपस्थित हो पाया और वीर सावर जी को पुष्पांजलि मैंने अर्पित की है। 1 तारीख को सारी विशेष बातें मुख्यमंत्री जी गुड़गांव में लॉन्च करेंगे और बहुत से पत्रकारों को और बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट को वहाँ आमंत्रित किया। ग्रैंड हयात में 11 बजे प्रोग्राम है,
उस पॉलिसी का डिक्लेरेशन वहीं करेंगे। अभी एक केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह अभी कुछ दिन पहले आए थे, उन्होंने कहा कि गुड़गांव को नींबू की तरह निचोड़ दिया है, विकास नहीं हो पाया, भूमाफियाओं ने नींबू की तरह निचोड़ दिया और रेवाड़ी को नींबू की तरह नहीं निचोड़ने देंगे। क्या कहेंगे इस वक्त पे? मैं ये कह सकता हूँ वो उनकी सोच का नतीजा है। गुड़गांव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बहुत से विकास कार्य हुए हैं। अब ये वो किस नजरिए से देखते हैं वो तो वही बता सकते। हाँ बिल्कुल होगे, जहाँ जहाँ हमारे फायर स्टेशन नहीं है कोई भी इंडस्ट्रियल टाउनशिप पे या जो कस्बे हैं, हम उसमें प्रोग्राम बना के, जैसे पटौदी भी है, फर्रुखनगर भी है, कनीना भी, इन सब में हम फायर स्टेशन लगाने जा रहे हैं। बहुत अच्छा, देश ने दुनिया में नाम रोशन किया इन 12 सालों में। पहले देश का प्रधानमंत्री बाहर जाता था, उसको पता भी नहीं लगता कब आया और कब गया। आज भारत का प्रधानमंत्री विदेश की धरती पर उतरता है तो उतरने से पहले स्वागत की तैयारी होती है और आने के बाद महीनों तक इस देश में चर्चा रहती है। भारत का मान सम्मान है, मोदी जी ने बढ़ाया है। देखो, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, जब विकास होता है तो पेड़ों का विनाश भी होता है, क्योंकि कोई भी सड़क बनाएंगे, कोई भी इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाएंगे, सड़क चौड़ी करेंगे तो पेड़ कटेंगे, लेकिन उन पेड़ कटाई के बदले में कई गुना पेड़ लग जाए तो बहुत अच्छा रहता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कई गुना पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा पेड़ कटने के बाद एक छोटा पेड़ लगता तो उसको पेड़ बढ़ने में समय तो लगता है। सर, एक पहले गृह कमेटी में आपका नाम था, लेकिन अभी हटा दिया गया। राजनीतिक कारणों से ऐसी दिक्कत मुझे आई। वीर सावरकर मंच के सभी पदाधिकारीगण और आदरणीय श्रीनिवास शास्त्री जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज के इस शुभ अवसर पर मुझे आप लोगों ने आमंत्रित किया, एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन के अवसर पर कि जिनकी कहानियां हम किताबों में पढ़ते हैं, और ये मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि मैं उनकी उस जेल को देख पाऊं, लेकिन इच्छा है कि इस 2026 के साल में ही मैं सेल्यूलर देख के आऊं। जब भी समय मिलेगा 4-5 दिन का, मैं जरूर जाऊंगा। भाई लक्ष्मण यादव जी पिछली योजना में इनको मौका लगा, ये देख के आए। बहुत से विधायक गए वहाँ, लेकिन पिछली योजना में विधायक नहीं था, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा पाया, लेकिन नोता था हमारे प्रधान जी ओम प्रकाश धनखड़ जी का कि आप भी चलिए, लेकिन बस कोई कारण ऐसा होगा। जब सौभाग्य होता है तो जो महापुरुष होते हैं उनकी लेखनी, उनकी जीवनी के बारे में जब किस्मत होती तभी समय मिलता है, तो मेरा समय वो नहीं था, लेकिन अब उम्मीद करता हूँ कि इस साल में इसको देखने का अवसर मिलेगा। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हम जितने लोग यहाँ आज उपस्थित हैं, मेरे अंदाजे से कोई 1-2 आदमी होगा जिसने आजादी की लड़ाई देखी होगी, वरना सब हम आजाद भारत में हम पैदा हुए हैं। हमें उस गुलामी की जंजीरों का पता ही नहीं कि हमारे उन वीर शहीदों ने कितनी गुलामी सही और कितने प्रताड़ित हुए, और जब जाकर इस देश को आजाद किया, क्या सपना देखा था उन्होंने इस आजाद भारत का। आज हम एमएलए हैं, मंत्री हैं, झंडी में घूमते हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं, संविधान के अनुसार काम करते हैं, लेकिन जब गुलाम भारत था तो क्या हालत थी इस देश की। और जिन लोगों ने उस समय सोचा, 1857 की क्रांति यहाँ से शुरू हुई। हेमू बकाल जी ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, राव तुलाराम जी ने लड़ाई लड़ी, और इस अहिरवाल के बहुत से लोगों ने, सिसूल की लड़ाई हो चाहे कोई भी आजादी की और आजादी के बाद की लड़ाई हो, इस हरियाणा के और दक्षिण हरियाणा के खास तौर से नौजवानों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, तभी आजादी मिली और आजादी बरकरार रह पाई। आज उन सब लोगों को याद करने का दिन है जिन्होंने इस देश की आजादी और आजादी के बाद अपने संविधान को बचाने की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। आज का दिन 28 मई 2026, लेकिन एक्चुअल में मैंने जब ये टाइम दिया शास्त्री जी को, तो मैंने कहा जन्मदिन मना रहे होगा, महापुरुषों का जन्मदिन महीनों तक मनता है, तो हो सकता है 28 तारीख छुट्टी का दिन है, क्योंकि आज का ईद का भी दिन है। तो मैंने सोचा भाई शास्त्री जी ने सोच समझ के समझ रखा, लेकिन एक्चुअल में मुझे आज ही पता लगा कि 28 मई उनका जन्म दिवस है। 26 फरवरी को इनका निधन हुआ, 83 साल की उम्र तकरीबन उन्होंने जीवन पाया। और आजादी के शुरू के योद्धाओं में जितनी प्रताड़नाएं झेली उन्होंने, वो हमने एक वीडियो देखी, एक फिल्म देखी, वो यूट्यूब पे आई, वो
देखकर भी दिल कांपता है। भाई लक्ष्मण यादव तो प्रत्यक्ष में देख के आए, क्योंकि जो प्रत्यक्ष देखता है, जब हम क्लासों में पढ़ते हैं तो थ्योरी पढ़ते हैं और जब प्रैक्टिकल होता है तो ज्ञान होता है। ये प्रैक्टिकल देख के आए कि कैसी जेलें, कैसे लोहे के अंदर काल कोठरी में दो सजाएं। जिस आदमी ने अपने जीवन का तकरीबन समय जेल में बिताया, उसने कैसा अपनी आजादी के लिए सोचा होगा एक छोटी उम्र में, और उन्होंने ये आजादी का बीज बोया। मैं उनको नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ परमात्मा ने अपने चरणों में उनको स्थान दिया होगा। लेकिन उनकी किताब पढ़ के, उनके आचरण सुनकर आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि इस देश की आजादी के लिए, इस देश के संविधान को ठीक रखने के लिए आप लोग भी उनके कदमों पर चले। आज मोदी जी ने भी एक सपना देखा है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा हो, भारत आजाद हो, अखंड भारत बने, भारत विश्व शक्ति बने। मोदी जी ने भी नारा दिया कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बने, और उसकी परिकल्पना उन्होंने आप लोगों को ऊपर की कि हिंदुस्तान में 140 करोड़ से ऊपर आदमी, और आज भी हम विश्व शक्ति नहीं बन सकते तो कब बनेंगे। साथियों, एक जमाना था जब 1947 में भारत आजाद हुआ। जब भारत आजाद हुआ तो दूसरे मुल्कों के लोग सोचते थे कि भारत एक सपेरों का देश है, भारत को अंग्रेज छोड़ के चले गए, भारत अपने लोगों का पेट भी कैसे पालेगा। और सच्चाई भी ये थी कि हमारे उत्पादन भी, खाने के सामान भी उतना उत्पादन नहीं कर पाते थे कि हम अपने लोगों का पेट पाल सके। हमें गेहूं और खाद्य पदार्थ भी विदेशों से मंगाने पड़ते थे। मैं भी जब छोटा था, आजादी के बहुत साल बाद भी हमारे यहाँ गेहूं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से आया करता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देश के किसानों ने इस धरती का सीना चीरकर हरित क्रांति करी, और आज मैं कह सकता हूं देश अपने लोगों का भी पालन पोषण करता है, और जो हमसे गरीब मुल्क है उनमें भी अनाज की सप्लाई करता है। ये इस देश की आजादी के 70-80 साल के बाद संभव हो पाया। लेकिन विश्व शक्ति बनने के लिए अकेला किसानों पर आधारित देश नहीं रह सकता। दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, वो कृषि आधारित नहीं है। साथियों, कितनी शक्तियां हैं, वो सब टेक्नोलॉजी के आधार पर, उद्योगों के आधार पर दुनिया में हुकूमत करती है। अमेरिका, जिसको हम विश्व शक्ति मानते हैं, वो खाद्यान्न में इतना भरपूर खाद्यान्न उत्पादन नहीं करता, लेकिन टेक्नोलॉजी से हथियार बनाकर दुनिया को लड़ाता है और दुनिया पर राज करता, हथियार बेचकर। दिमाग हिंदुस्तान का, अमेरिका में आप जाओगे तो 40 से 50% हिंदुस्तान का साइंटिस्ट, हिंदुस्तान का डॉक्टर, हिंदुस्तान का इंजीनियर है। यदि यही शक्तियां हमारे देश में काम करे तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि आने वाले इन सालों में 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। भारत फिर से सोने की चिड़िया और विश्व गुरु कहलाएगा। जैसी मोदी जी ने कल्पना की, उसी कल्पना के आधार पर मैं कह सकता हूं कि हमारा नौजवान सक्षम है, और आने वाला समय नौजवानों का है। और खास तौर से इंडस्ट्री विभाग की तरफ से मैं कहता हूं कि हम आने वाली 1 तारीख को इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च कर रहे हैं। और साथियों, इसलिए नहीं कि मैं उद्योग मंत्री हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1 तारीख को लॉन्च होगी, वो हिंदुस्तान के सब प्रदेशों से अच्छी पॉलिसी आई है। आम आदमी, गरीब आदमी, कोई भी इनोवेशन करने वाला आदमी, कोई भी उद्योगपति, हर प्रकार की सहूलियत दी गई है। नई नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप आए। हमारे संकल्प पत्र में भाजपा में भी ये घोषणा थी कि हम 10 नए IMT बनाएंगे। 6 जगह हमने चिन्हित कर दी, 4 जगह बाकी है। रेवाड़ी में भी एक IMT बनेगी। लोगों से कीमत मांगी गई है, लोगों से समझौता करके कीमत तय होगी, जमींदारों को पैसे दिए जाएंगे। अभी हमने 10-12 दिन पहले एक पॉलिसी बनाई कि जो लोग जमीन नहीं बेचना चाहते, बहुत से लोग हमारे पास आते हैं कि साहब आप जमीन ले लेते हो 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए एकड़ में, और जब HSIDC प्लॉट काटती है तो 40,000 रुपए 50,000 रुपए गज में वो पड़ता है। तो वो उसका आकलन लगाते हैं कि भाई 40,000 रुपए गज बेच रहे हो तो 1 किला मेरा कितने गज का, क्योंकि 1 किले में 4840 गज
और 4000 मीटर होते हैं। लेकिन साथियों, जब डेवलप करके हम बेचते हैं तो 60% हम बेच पाते। सेलेबल एरिया जो हम बेचते हैं वो 60% होता है, जो 2400 मीटर 4000 मीटर में से मिलता है। मैंने अभी पॉलिसी बनाई कि भाई हम जमींदारों को जमीन की जो कीमत ना लेना चाहे, जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप में अपना हिस्सा रखना चाहे, आधी जमीन उस जमींदार की और आधी जमीन सरकार की, कि जो डेवलपमेंट का खर्चा है वो आएगा, वो हम उससे वसूल कर सके। वो जमीन 40,000 रुपए गज बिके, 50,000 रुपए गज बिके, चाहे 20,000 रुपए गज बिके, उतने ही जमींदार का भी हक होगा। ऐसी पॉलिसी पहली बार हरियाणा प्रदेश में आई है और मेरा मानना है कि इस पॉलिसी से आम किसान राजी होगा। साथियों, पहले ऐसी पॉलिसी नहीं थी, जमीन की कीमत लगाते थे, उस पर परसेंटेज देते थे। कई जगह कहते थे यहाँ 2 करोड़ रुपए जमीन है, कई जगह कहते थे 60 लाख है। अरे 60 लाख की जमीन के हिसाब से 60 लाख वाली बिकेगी, 4 करोड़ वाली जमीन 4 करोड़ के हिसाब से बिकेगी। वो उसके परदादाओं की जमीन है, उसकी वसीयत है उनके बुजुर्गों की, तो जो कीमत वो छोड़ के गए उसी कीमत के अनुसार आधी जमीन उसको दे दी जाएगी। और मैं अभी IMT ओसड़ी में पालावास के आसपास नहीं बना रहा हूँ। मुझे उम्मीद है एक बहुत बड़ी टाउनशिप के लिए, IMT के लिए 1500 एकड़ जमीन अनिवार्य है कि 1500 एकड़ में से कम IMT नहीं बनती। लेकिन मेरे को यकीन है, पॉलिसी देखकर, लोगों के विचार देखकर, कि यह हरियाणा की सबसे बड़ी पॉलिसी मैं लागू करूंगा, तकरीबन 8-10 हजार एकड़। और 2-3 बड़ी कंपनियों से भी बात की है। हमारा, जब मैं गुड़गांव में छोटा था, पैदा हुआ, जब होश संभाला तो 1975 में एक मारुति कंपनी आई। गुड़गांव को लोग गुड़गांव नहीं बोलते थे, छावनी बोलते थे साथियों। लेकिन 75 में मारुति कंपनी आई। 80 के दशक में रियल एस्टेट में DLF कंपनी आई। आज तो हजारों रियल एस्टेट में कंपनियां हैं, लेकिन इन 2 कंपनियों ने उस छावनी से गुड़गांव से मिलेनियम सिटी, मिलेनियम से साइबर सिटी, और अब सरकार ने भी नाम उसका गुरुग्राम कर दिया कि वहाँ उद्योग पनपे, वहाँ रियल एस्टेट पनपा। ऐसे ही रेवाड़ी में एक बाउल इंडस्ट्रियल टाउनशिप है और एक दूसरे कोने में ओसड़ी में टाउनशिप आ जाएगी। तो आने वाले 10 सालों में ये इलाका भी गुड़गांव से कहीं आगे जाएगा, क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी आ गई। 75 में जब मारुति आई, उसके बाद पुरानी टेक्नोलॉजी थी, अब नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत बड़ी ऊंची हाई राइज बिल्डिंगें बनेंगी। और हमने FAR भी फ्री कर दिया, इंडस्ट्रियल कितनी ऊंची जाए। और हमें गुड़गांव में लॉजिस्टिक नाडोल में बना रहे हैं, गुड़गांव में ग्लोबल सिटी बना रहे हैं। कुछ लोगों को दुबई में जाने का अवसर मिला होगा। दुबई दुनिया का आकर्षण का केंद्र है। एक वहाँ डाउनटाउन है जो 403 एकड़ में है, जिसमें बुर्ज खलीफा भी है, जिसमें अपने दुबई मॉल भी है, और बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो दुनिया देखने के लिए जाती है, उस जगह जरूर जाती है। और वो 403 एकड़ में। मेरे पास HSIDC में 1003 एकड़ द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर है। और मेरा सपना है कि एक नई इंडस्ट्रियल नहीं, एक नई टाउनशिप आए, जिसमें IT के भी सेक्टर हो, जिसमें इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी हो, जिसमें रेजिडेंशियल भी हो। मतलब जो आदमी उसके अंदर चला गया, बाहर ना निकल पाए, सारी सुविधाएं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रहने की व्यवस्था, और हिंदुस्तान की सबसे ऊंची बिल्डिंग भी उस ग्लोबल सिटी में बने, ऐसी कल्पना माननीय नायब सैनी जी की अध्यक्षता में हमने की है। निकट भविष्य में उसका हम शिलान्यास भी करेंगे, शायद 2026 के आखिर तक। एक इंडस्ट्रियल समिट भी करेंगे इसी साल सर्दियों में। और मुझे उम्मीद है 1 तारीख को जो हम पॉलिसी लॉन्च कर रहे हैं, उसमें कई हजार करोड़ के MOU होंगे, तकरीबन 60-70 हजार करोड़ के। और इस पंचवर्षीय योजना में हरियाणा में तकरीबन 5 लाख करोड़ का निवेश आने की संभावना है। उस 5 लाख करोड़ में 1 लाख करोड़ मेरी इच्छा है कि इस रेवाड़ी के इंडस्ट्रियल टाउनशिप में भी जो हम बढ़ाने जा रहे हैं। बहुत कंपनियां बाढ़ देख रही है गुड़गांव के आसपास। तो मैंने पिछले दिनों कहा कि गुड़गांव के पास हम एक नौसड़ी में एक IMT बना रहे हैं, आप उसमें निवेश करिए। तो बहुत से लोग अब आएंगे, वहां देखेंगे, और गुड़गांव से एक नई कनेक्टिविटी भी हम वहां करने जा रहे हैं। तो इस 5 सालों में इस अहिरवाल का, क्योंकि अहिरवाल ने 3 चुनाव 14, 19 और 24, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, भरपूर समर्थन और सहयोग आप लोगों ने भाजपा का दिया। और भाजपा का भी ये
दायित्व बढ़ता है कि जिन लोगों ने सहयोग और समर्थन किया, विश्वास जताया, उस विश्वास को कायम करें। आज मैं मंत्री के तौर पर आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जो इच्छाएं आपने चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के निशान पर बटन दबाने से पहले सोची थी, वो सारी की सारी इच्छाएं इस पंचवर्षीय योजना में पूरी होंगी। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री नायब सैनी जी एक अच्छा आदमी, अच्छा इंसान, मेहनती, गरीब परिवार से उठा हुआ व्यक्ति। उसकी सोच है कि जिन जिन इलाकों में हरियाणा में पहले काम नहीं है उनमें काम हो। हम जब भी सरकार बनाते थे, दक्षिण हरियाणा का आम नागरिक कहा करता बीजेपी की सरकार आने से पहले कि सरकार हम बनाते हैं, लेकिन जब विकास का नंबर आता है, रोजगार का नंबर आता है, तो हमारा दक्षिण हरियाणा का इलाका पिछड़ जाता है। लेकिन साथियों, 2014 के बाद कोई हरियाणा, दक्षिण हरियाणा के लोग ये नहीं कहते हमारे साथ पक्षपात हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास की नीति पर, रोजगार में योग्यता के आधार पर नौकरी देनी शुरू करी। हमारे को भी अचंभा और हमें भी दुख हुआ। हमने मनोहर लाल जी से कहा, साहब बड़ी मुश्किल से एमएलए बने, सरकार बनी, हमारे लोग कहां जाएंगे। उन्होंने हमारी बात नहीं मानी कि नहीं भाई, योग्यता के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए। और मैं आज 2026 में ये बात कह सकता हूं कि योग्यता के आधार पर नौकरी देने के कारण ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार बहुमत से बनी है। आम आदमी हमारा पहले भी योग्य था, हमारा बच्चा पहले भी पढ़ा लिखा था, होशियार था, लेकिन खर्ची पर्ची के आधार पर जब नौकरी मिलती थी तो ना पैसे दे पाते थे। देने वाला होता था तो उसको आदमी नहीं मिलता था। और सिफारिश हमारी नहीं थी कि हमारी राजनीतिक पकड़ कमजोर थी। जो मुख्यमंत्री बनता था वो आधी नौकरियां अपने हल्के में और आधी नौकरियां पूरे हरियाणा में बांटता था। कैसे विकास होता इस प्रदेश का। लेकिन 2014 के बाद मैं कह सकता हूं हर गांव में 50 से 100 आदमी तक इन 11-12 सालों में नौकरी लगी है। ये है योग्यता के आधार पर नौकरी देना। तो ऐसा शासन, ऐसा प्रशासन आपको भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपकी इच्छाएं इस योजना में पूरी होंगी। मुझे आगे भी महेंद्रगढ़ में जाना है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। आना तो मुझे 10:30 बजे था यहाँ, लेकिन शास्त्री जी के किसी आदमी ने कहा कि थोड़ा सा रुक के हो रहा हो, तो मैं कोठी में बैठ गया, इसलिए थोड़ी देर होगी। आप लोग यहाँ आए, आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ कि इस गर्मी के समय में भी आप इतनी संख्या में इकट्ठे हुए। और वीर सावरकर की इस जयंती के ऊपर शास्त्री जी ने कहा कि मैं 25 लाख रुपए दे के जाऊं, तो भाई 25 लाख रुपए दे के जाता हूं। और शास्त्री जी और जरूरत पड़े तो और मांग लें, कोई दिक्कत नहीं पैसे की। आप काम करो, ऐसे वीर शहीदों की याद में मेले लगते रहे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान हो कि हमने किस परिस्थितियों से गुजर कर हम इस तक पहुंचे हैं। आज इस खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं। मैं सतबीर नाहडिया जी का भी शुक्रिया करता हूं, इन्होंने अपना समय निकालकर मंच संचालन किया। इनका भी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और आप सबका भी बहुत आभार और बहुत अभिनंदन। मरने से पहले मिट गए हुब्बे वतन पे जो, और बादे फना रहेगा जिंदे जावेद उनका नाम। रहती सृष्टि वीर सावरकर का नाम इस अखंड भारत में सदा लिया जाता रहेगा। आज इस अखंड द्वार का शिलान्यास अवसर पे हमारे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई अशोक सोमानी जी, वीर सावरकर मंच के संरक्षक आदरणीय श्री श्रीनिवास शास्त्री जी, हमारे बिरजलाल गोयल जी, राजेंद्र सिंगल जी, मार्केट कमेटी के चेयरमैन भाई अनिल सैनी जी, मंच का संचालन कर रहे भाई सतबीर नाहडिया जी, और सम्मानित मंच, क्योंकि नाम बहुत सारों के छूट भी जाएंगे, लिए भी जाएंगे, और विशेषकर वो 10 लोग जो आज वीर सावरकर के अखंड गेट का निर्माण में अपना सहयोग राशि दे रहे माननीय सदस्य, आदरणीय साथियों, शहर के प्रबुद्ध नागरिकगण, माताएं, बहनों और प्यारे बच्चों। पिछले सतबीर नाहडिया जी ठीक कह रहे थे, 30 वर्षों से हम वीर सावरकर मंच से जुड़े हुए, लगातार
और इस मुहिम को कभी मरने नहीं दिया, क्योंकि हमारे संरक्षक आदरणीय श्रीनिवास शास्त्री ऐसे कर्मठ और जुझारू थे। जब जब भी आपत्ति आई तो इनको संभालते रहे, संस्था को निरंतर आगे बढ़ाते रहे। मैं इनको साधुवाद भी देता और इनको सलूट भी करता हूँ। और आपको तो पता ही है कितने सालों के बाद अब आज इस पार्क का नाम तो पहले भी एक और था, लेकिन आज इसका भी और एक इसका भव्य गेट बने और गेट के अंदर कुछ देखने को भी मिले, उसकी व्यवस्था भी करने का काम हम करेंगे। क्योंकि खाली गेट में आवागमन हो तो ये भी ठीक नहीं, अंदर इस पार्क में भी इस तरह की सुविधाएं हो ताकि लोग इसकी तरफ निरंतर उनका इंटरेस्ट बढ़े, रुझान बढ़े। और आज कोई लंबी चौड़ी बात मैंने नहीं करनी, क्योंकि राव साहब इस पे बोलेंगे विस्तार से, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इसमें कोई पैसे की कमी नहीं आने देंगे। किसी भी तरह के कार्यक्रम को आप आगे बढ़ाएंगे तो निरंतर, क्योंकि आज तो सरकार भी आपके सामने बैठी है और मैं भी पीछे से वकालत भी करूंगा और अपना हिस्सा भी जरूर दूंगा। इसलिए 10 लाख की घोषणा इस पार्क की मैं अपनी तरफ से भी करके जाता हूं, ताकि कोई किसी तरह की गौर कसर ना हो और यहाँ प्रदर्शनी लगे और इतिहास पढ़ा जाए किस तरह से एक ही जन्म में 2-2 कारावास काटने का और माँ भारती की रक्षा के लिए बारंबार टुकड़े ना हो, इसके लिए ऐसे आने वाली पीढ़ियां उससे उस प्रदर्शनी से अपना संस्कार भी लेगी और आगे बढ़ेगी, ताकि वो जान सके वीर सावरकर क्या थे, किस परिस्थितियों में। मेरे से पहले वक्ताओं ने ठीक कहा था, 6 फीट की कोठरी में उन्होंने अपना जीवन यापन करा होगा किस तरह से, क्योंकि हमने तो उसको प्रत्यक्षता में देखा है, काला पानी में। और आज तो खैर वो रमणीक स्थान बना दिया सरकार जब से भारतीय जनता पार्टी की आई है। अब तो लोग देखने भी जाते हैं और उस इतिहास को समझने और पढ़ने भी जाते हैं। उसमें एक फिल्म भी दिखाई जाती है, एक पीपल का पेड़ है बहुत बड़ा, वो उस गवाही देता है, एक एक स्वतंत्रता सेनानी की, एक एक योद्धा की, एक एक शहीद की वो गवाही देता है। और उस गवाही में आपको लगता होगा अगर हम उनकी कहानी सुन के हमारे शरीर के जब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो वो उन्होंने किस तरह से जिया होगा इस देश को आजाद कराने के लिए और किन किन परिस्थितियों से वो गुजरे होंगे। ये आज ये प्रदर्शनी लगेगी तो रेवाड़ी की जनता को भी उसका जरूर एहसास होगा अगर हम किन वंशजों की औलाद हैं, जो आज हम अपने संसाधनों में चले गए और जो देश को आजाद कराने वाले लोग थे और देश के समाज के लिए जो काम करने वाले लोग थे, उनको निरंतर हम भूलते गए। तो उनको याद दिलाने के लिए भी ये पार्क और ये प्रदर्शनी और ये गेट जरूर भविष्य की नींव रखेगा। इसी तरह से एक बार पुनः आप सब इस गर्मी के मौसम में आए, आपका सबका धन्यवाद करते हुए और आदरणीय हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय नरवीर जी का भी मैं धन्यवाद करूंगा, उन्होंने यहाँ पे समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीर सावरकर विचार मंच की त्याग और तपस्या और यहाँ की जनता का जन सहयोग, उससे ये कार्यक्रम बना। ये वीर सावरकर उद्यान की एक नाम रखने की हमारी कल्पना थी, ये कल्पना हमें मिली थी। सरकार ने, नगर परिषद ने कुछ पैसा दिया आज तक? नहीं, नगर परिषद ने ये 4 दीवारी बनवाई है, ये नगर परिषद के पैसे से ही बनी है। पूनम के कार्यकाल में पहले अभी 15-20 दिन के महीने में अंदर बने। अच्छा। हाँ, 1 महीने में ये 4 दीवारी बनी है। तो ये कैसे कुछ सहयोग दिया है नगर परिषद ने? नहीं, नगर परिषद नहीं बनवाई है। आज मुझे दिखे नहीं बलजीत, पूनम, ये सब। नहीं, आज नहीं आए होंगे, लेकिन नगर परिषद के ने ही ये 4 दीवारी बनवाई है। अच्छा। ये जो लिपाई उपाई करवाई ये भी नगर परिषद की, और हमारी जो समिति है ना, वीर सावरकर उद्यान समिति, वो तो नगर परिषद को सहायता करेगी। राव नरवीर जी ने इस उद्यान के विकास के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा की है। मौज कर दी। और हमारे जो MLA है लक्ष्मण सिंह, उसने 10 लाख रुपए की घोषणा की है। चलो, और 6 लाख रुपए जो मेरे। अब योजना क्या है? इसको ग्रीनरी करना। योजना ये है कि इस पार्क में एक वीर सावरकर की बहुत बड़ी मूर्ति लगेगी और वीर सावरकर की गैलरी बनेगी। उनके जन्म से लेकर के आखिरी तक जो जब किया वीर सावरकर की कोटड़ी में थे, वो कोटड़ी ज्यों की त्यों बनेगी। कोल्लू चलाते हुए, समुद्र में जंप मारते हुए,
और वीर सावरकर की जन्मभूमि में जो उनका मकान है जिसके अंदर उनकी सुरंग बनी हुई है, जब तीनों भाई जेल में थे और पुलिस उनकी पत्नियों को पकड़ने आती थी तो वो सुरंग में से निकल के बाहर जाती थी, वो सारी के सारी रूपरेखा यहाँ बनेगी। और हिंदुस्तान के लोग अंडमान निकोबार जा रहे हैं, हमारे रिपुदमन गुप्ता ये कह रहे हैं कि शास्त्री जी ऐसी चीज बनवाऊंगा कि अंडमान के लोग यहाँ रिपुदमन गुप्ता बनवा देंगे। रिपुदमन गुप्ता हमारी समिति के अध्यक्ष हैं, तो वो सारा काम, वो मैं हिंदू स्कूल का मेरा स्टूडेंट है, मेरे हिंदू स्कूल में मेरे से पढ़ा है, मेरे शिष्य सारे ये जो बैठे थे जो 1-1 लाख रुपए देने वाले, ये भी मेरे से पढ़े हुए लड़के। मुझे पूरा विश्वास है आज इसकी नींव रखी गई है, 6 महीने के अंदर अंदर ये गेट बन जाएगा, इसका उद्घाटन क्या नाम होगा। रखा है गेट का? भारत अखंड भारतवर्ष द्वार। शास्त्री जी अखंड भारत क्या है ये और समझा दो एक बार। अखंड भारत क्या है हाँ। कि जो हमारा जो देश है भारतवर्ष है, हाँ। इसका संयोग से 1947 में राजनीतिक कारणों से विभाजन हो गया। उससे पहले भारत अखंड था, मतलब ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी उसमें है। तो अभी आप इसको 80-20 की बात चलती है, ये पाकिस्तान बांग्लादेश मिला लोगे जब क्या होगा? अखंड पाकिस्तान, भारत की बात करते हो? हाँ, देखो हाँ। पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो आदमी थे उन्होंने जब पाकिस्तान बनवाया और बांग्लादेश बनवाया, उससे पहले वो सारे हिंदू थे, कोई मुसलमान तो नहीं अब था। क्या करोगे? अब सारे के सारे फिर अपने आ रहे हैं धड़ाधड़, लाखों करोड़ों आदमी जो जिनकी गलती थी भी हमारे पूर्वजों ने धर्म बदल लिया, वापस अपने घर वापसी कर रहे हैं। घर वापसी कर। और 2047 में आपको अखंड भारतवर्ष मिल जाएगा जो है वो। और इस बात की चिंता ना करो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलेगा तो क्या होगा। जब बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलेगा तो बांग्लादेश और पाकिस्तान का नागरिक भी रामचंद्र जी की जय बोलता हुआ आएगा। दोस्तों अभी आप वीर सावरकर विचार मंच के जो संयोजक है श्रीनिवास शास्त्री उनको सुन रहे थे, और अब हमारे साथ मौजूद हैं रिपुदमन गुप्ता। रिपुदमन गुप्ता वीर सावरकर उद्यान विकास समिति के चेयरमैन है, और इन दोनों की देखरेख में ये कार्यक्रम आज का हुआ है। राव नरवीर सिंह यहाँ आए थे, पूरा कार्यक्रम आप अपनी स्क्रीन पर देख ही चुके हो। रिपुदमन गुप्ता जी बताएंगे कि आज मंत्री जी 25 लाख की घोषणा कर चुके हैं। आप इस पार्क की भविष्य की क्या कार्य योजना है, समिति किस तरह, जो आपका ट्रस्ट है वो किस तरह इसमें योगदान देगा? देखिए जी, आज सभी लोग, मंत्री जी भी आए, विधायक जी भी आए, उन्होंने भी यहाँ पर 10 लाख रुपए देने की सहयोग राशि की है। मंत्री जी 25 लाख रुपए कह गए, और जरूरत पड़ने पर और भी वो देने की दोनों ने सहयोग करने की कहा है। इसके अलावा सामाजिक संस्थाएं में हमारे जो ब्रजलाल गोयल जी है, उन्होंने भी, सोमानी जी भी, सभी ने सहयोग पूरा भरपूर दिया है। इसके अलावा बाकी सोशल लोग जो पहले से जुड़ रहे हैं, जी अशोक सोमानी जी भी आए थे, सभी ने दिया है। और अलावा इसका हमारी जो यहाँ की भूमिका ही है, हमारा ये ध्येय है कि देखिए, हालांकि ये पार्क है, लेकिन पार्क का रूप रखते हुए इसमें हम थोड़ा सा एक, मतलब जो वहाँ पे अपने वीर सावरकर जी का एक वहाँ पे वो बना हुआ है अंडमान निकोबार में, हम उसकी थोड़ी बहुत एग्जीबिशन स्टाइल, क्योंकि हर लोग वहाँ नहीं जा पाता, हमने ये सोचा, हमारे मन में आया कि जगह भी है और एक उनके नाम पे उद्यान बना है, तो क्यों नहीं उनके नाम पे एक प्रदर्शनी स्थल बनाया जाए, जिससे लोगों को सुबह शाम यहाँ पर, अभी हम देखते थे, घूम भी ले, प्रेरणा भी मिले। हाँ जी, प्रेरणा भी मिले। यहाँ पर अभी असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता था, हम धीरे धीरे उन पे समझाते हुए हमने 5-7 दिनों से उन पे कंट्रोल किया है और व्यवस्था बनाई है, सफाई भी रख रहे हैं, और धीरे धीरे करके इसको उद्यान में हमने ड्राइंग बनवा रहे हैं। ड्राइंग के बाद इसका एक द्वार बनेगा, भव्य द्वार बनेगा, एक यहाँ पर उनकी स्टैचू लगेगी, प्लस यहाँ पर फुहारे, बैठने की व्यवस्था, ग्रीनरी, ऑर्नामेंटल पौधे और बहुत अच्छी व्यवस्था। शाम को अखंड भारत द्वार बने, अखंड भारत द्वार का यहाँ से शुरुआत होगी और लोगों को देखने को मिलेगा, शाम को आके लोगों को बैठने को मन करेगा, ये हमारा विचार है। दोस्तों आपने राव नरवीर सिंह को सुना, रिपुदमन गुप्ता की बात सुनी, श्रीनिवास शास्त्री की बात सुनी, और स्क्रीन पर सारे कार्यक्रम को देखा है। विधायक लक्ष्मण यादव को भी सुना है। निश्चित रूप से रेवाड़ी के लिए एक अच्छी पहल है, और इस पार्क के विकसित होने से और यहाँ पर एक स्पेशल गैलरी बनने से निश्चित रूप से लोगों का आवागमन बढ़ेगा, फुटफॉल बढ़ेगा, और इस ब्रास मार्केट की हालत भी सुधरेगी, क्योंकि अभी तक तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि असामाजिक तत्वों का जमावड़ा ही अधिक रहा है, लेकिन इस पार्क के विकसित होने से इस पर नियंत्रण लगेगा, अंकुश लगेगा, और एक अच्छा प्रवेश, अच्छा माहौल लोगों को मिलेगा। इसके लिए आयोजकों को साधुवाद दिया जाना चाहिए।